नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर अन्नपूर्णा से और आज हम बात करेंगे जीआईएस मतलब ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम की। वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे काम करता है और किन किन फील्ड्स में उसके एप्लीकेशंस हो सकते हैं, इसके बारे में। आज के बाद जीआईएस आपको मुश्किल नहीं लगेगा। Today we'll talk about GIS, all aspects of GIS, principles of GIS, and hopefully after today you'll never find GIS difficult or mesmerizing or difficult on a UGC NET exam or a class exam. So let me share my screen. Sorry. Remote sensing and GIS part 3, principles of GIS. So these are three maps which were prepared by me using GIS software several years ago. So this is a map of Manhattan, Kansas, the city. This is a map of various activity center for kids in the city. And this is a map of various roadways, bicycle paths, etc. in the city. So these are three different maps. Just an example of what GIS could do. ये तीन नक्शे हैं जो मैंने काफी साल पहले बनाए थे, मैनहट्टन के हैं। मैनहट्टन कैंसस में भी एक शहर है, वहां के लिए। और ये पहला मैप है जो कि सेंसस ट्रैक्ट के बारे में है, मतलब किस तरह से जो सेंसस ब्यूरो है उसने शहर को डिवाइड करता है, वो शहर को डिवाइड करता है जनगणना के लिए, उसके बारे में मैप है। ये एक मैप है एक्टिविटी सेंटर फॉर किड्स, कि बच्चों के लिए खेलने के लिए कहाँ कहाँ एक्टिविटी सेंटर है शहर में, उसके बारे में है। और ये एक सर्कुलेशन मैप है, मतलब कहाँ कहाँ रोडवेज है, कहाँ कहाँ साइकिल के जाने के लिए रास्ते बने हैं और कहाँ कहाँ फुटपाथ है, इन सब के लिए ये नक्शा है। ये तीनों नक्शे मैंने बनाए थे। सो let's go to the next slide. Principles of GIS. A Geographic Information System, or GIS, is a software that creates, manages, analyzes, and maps all type of data. GIS connects data to a map, integrating location data with all types of descriptive information, for example, size, shape, color, number, etc. GIS helps understand patterns, relationships, and geographic context, which helps in decision making. तो ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है, वो क्रिएट करता है, मैनेज करता है, एनालाइज करता है और फिर उस सारे डेटा को मैनिपुलेट करके एक नक्शे पे रखता है। वो जीआईएस हर डेटा को उस नक्शे से जोड़ देता है। तो नक्शे में क्या होता है? किसी भी नक्शे में सबसे पहले लोकेशन होता है कि किस जगह की आप बात कर रहे हैं। जो भी आप बात कर रहे हैं, क्या आप पटना की बात कर रहे हैं, क्या आप दिल्ली की बात कर रहे हैं, क्या आप अमेरिका की बात कर रहे हैं, तो किसी भी नक्शे में सबसे पहले लोकेशन होता है। और उस लोकेशन से जुड़े हुए हर डेटा को, जैसे अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली का पहले एक नक्शा होगा, उस नक्शे में दिल्ली का पॉपुलेशन क्या होगा, उस नक्शे में दिल्ली में कौन कौन सी सड़कें कहाँ कहाँ पे हैं, दिल्ली में मेट्रो का रूट्स कौन कौन सा है, दिल्ली का वेदर मतलब कि मौसम कैसा है, ये सारा कुछ उस नक्शे पे एक के ऊपर एक लेयर्स से सुपर इम्पोज कर देता है जीआईएस। ठीक है। और उससे एक के ऊपर एक जब लेयर सुपर इम्पोज हो जाती है तो आपको एक क्लियर पिक्चर मिलता है कि पूरी दिल्ली किस तरह की। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एज बेस्ड लेयर्स ऑन द नेशनल मैप, तो ये यूएसए का मैप है, तो इसके ऊपर ट्रांसपोर्टेशन का लेयर है, मतलब कहाँ कहाँ कौन सी सड़कें हैं। फिर ये स्ट्रक्चर्स की लेयर है, कहाँ कहाँ किस तरह के खास स्ट्रक्चर्स हैं। फिर ये ऑर्थो इमेजरी है। फिर ये लैंड कवर है, किस तरह की भूमि है, कहाँ पानी है, कहाँ धरती है, कहाँ पे जंगल है, कहाँ पहाड़ है। फिर ये हाइड्रोजियोग्राफी है, कहाँ कहाँ पे पानी के स्रोत हैं। फिर ये ज्योग्राफिक नेम्स हैं। फिर एलिवेशन, कौन सा जो शहर है अमेरिका में कितनी एलिवेशन पे, मतलब कॉन्टूर मैप। और फिर ये बाउंड्रीज हैं, स्टेट की बाउंड्रीज। तो ये एक ही नक्शे पे कई नक्शे सुपर इम्पोज करके एक क्लियर पिक्चर हमें मिलती है। और जीआईएस का यही काम होता है कि एक नक्शे पे उस एक शहर के या एक जगह के या एक गांव के एक कस्बे के नक्शे पे उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देता है। सो दिस इज अ pictorial representation of what GIS could actually do. These are 8 maps superimposed one over the other. So there is transportation maps, the maps describing structures, then ortho imagery, land cover, whether it's forest, whether it's houses, what kind of land cover exists, hydrogeography about rivers and sources of water, geographic names, then elevation, kind of contour map, so at what elevation is everything located, and the boundaries of states. So this is the base layer for the national map of USA. So this is what happens. GIS actually superimposes one base map, superimposes data on a base map. So there could be a map of the US and then transportation data, structures data, ortho imagery, land cover, hydrogeography, geographic names, elevation, boundaries, population, all kinds of
maps can be superimposed on that basic map of America, or a basic map of New Delhi, or a basic map of Patna. This is what GIS does. Components of GIS. What are the parts of GIS? Hardware, very important. Satellite is a hardware which has a software, right? So satellite is a hardware, computers are hardware. So hardware is very important. Software, of course, that software is contained within a hardware. Data, so that software which is contained in a hardware collects data. And people, we are the people who run that software. We are the people who manipulate that software in a way to get the kind of data or information that we want. तो जीआईएस के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं? हार्डवेयर होता है, सैटेलाइट हो गया, कंप्यूटर हो गया, हार्डवेयर होता है, हार्डवेयर के अंदर सॉफ्टवेयर रहता है, और होता है डेटा। तो वो डेटा जो है वो कलेक्ट होता है और वो सॉफ्टवेयर में जाता है, और फिर वो हम जो लोग हैं वो सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल से उस डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, मैप पे प्लॉट करते हैं, और हम अपने काम की जानकारी उस डेटा से निकाल लेते हैं। The data from satellites and GPS stands for Global Positioning System. So satellites and GPS, which is hardware, is fed into a database or a system which resides in the computer. Computer is again hardware. Data from this database is fed into the GIS, which is a software, and is analyzed by experts. That is us, the people. Okay. Some concept before we move forward. So GIS is based on a principle, and I found literature everywhere, but the principle of GIS in very clear format was not given. So I devised my own to help you understand. So whenever you have a question on your exam regarding what are the principles of GIS, just memorize this and understand this and write it down in your exam and explain this flow diagram. Okay. First is data collection. Then data is collected. Data is stored in a database. Okay. Like Census Bureau has its own database, and that database can be used for GIS, okay, and mapping. So data collection from satellites or GPS or any other source. Then data storage in a database, like Census has its own database. Other platforms might have their own database. So data storage. Then data retrieval and manipulation. Then you use that data, you retrieve that data from the database and add it into your software, which is the GIS. And then in the GIS, you represent the data on the map. This is what happens. This is what the principle of GIS is. Data collection, data storage in database, data retrieval from the database, and then manipulation, and final representation as a map. So the GIS works here. Data retrieval and manipulation, and finally representation as maps. This is it. This is the whole diagram. I hope you understand it. So data, spatial data. When we talk about GIS, there is spatial data, like where, space, kahan pe. Data related to place or location, that is the address. Temporal data, when data related to changes in time. For example, changes in weather pattern, changes in rainfall pattern, changes in forest cover, changes in number of houses. All of this data, temporal data, data which changes over time, which answers the when question, is the temporal data. Tabular data, what? Like data which answers the what question. So tabular, it's a descriptive information about each parameter on the map. Descriptive information about parameters or attributes of a spatial or temporal data. Like, for example, we are talking about New Delhi. So spatial data, New Delhi, where question answered. Temporal data, we are talking about forest cover of New Delhi. So how the forest cover changed over a period of, say, 10 years. Temporal data. Tabular data. So tabular is, we are talking about the forest cover, a specific parameter or attributes. So there will be a table in which the forest cover will have a column, and then what was the forest cover in 2011, 2012, 2013, 2014, and likewise. So that would be the tabular data. Okay. So what, when, and where question answered, right? तो अब मैं इसको जरा समझा दूं. जब भी आपको जीआईएस के बारे में कोई क्वेश्चन आए कि जीआईएस का प्रिंसिपल क्या है, तो मैंने कई जगह देखने की कोशिश की, किसी ने बहुत क्लियर नहीं लिखा है, इसलिए मैंने खुद से डिजाइन किया है. पहले किसी भी जीआईएस के लिए डेटा कलेक्ट होता है. अब डेटा सैटेलाइट से कलेक्ट हो, डेटा जीपीएस से कलेक्ट हो, डेटा कलेक्ट होकर एक डेटाबेस में स्टोर होता है. सेंसस ब्यूरो का भी अपना एक डेटाबेस स्टोर होता है जिसमें कि कई सारे डेटा कलेक्टेड होता है, और वहां से हम शेप फाइल्स निकाल के जीआईएस में ऐड करते हैं और मैप पे मैप करते हैं. जो मैंने मैप्स बनाए थे वो सेंसस ब्यूरो से डेटा निकाल के किए थे. तो दूसरा स्टेप होता है डेटा स्टोरेज इन डेटाबेस. सेंसस ब्यूरो एक बहुत बड़ा डेटाबेस है, उसके अलावा और भी बहुत सारे डेटाबेस होते हैं. उसके अलावा डेटाबेस में डेटा है ना, अब उस डेटा को आप रिट्रीव करते हैं, वहां से निकालते हैं, फिर उसको मैनिपुलेट करते हैं और फिर मैप में आप डालते हैं. यही जीआईएस में होता है. डेटा कलेक्शन, डेटा स्टोरेज इन डेटाबेस,
डेटा रिट्रीवल एंड मैनिपुलेशन एंड फाइनली रिप्रेजेंटेशन ऑन अ मैप। यही जीआईएस का प्रिंसिपल है। कभी भी एग्जाम में क्वेश्चन आए, इस फ्लो डायग्राम को समझ लीजिए, रट लीजिए, लिख दीजिएगा और इसको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। अब डेटा किस तरह के होते हैं? स्पेशल डेटा मतलब वेयर, कहाँ का डेटा, किस जगह का। तो जीआईएस में सबसे इंपॉर्टेंट होता है स्पेशल डेटा। बिना स्पेशल डेटा के कोई सेंस नहीं बनता है किसी भी जीआईएस के मैप का, क्योंकि मैप है तो नक्शा है, तो सबसे पहले एक लोकेशन या एड्रेस होगा। स्पेशल डेटा विच आंसर्स द वेयर क्वेश्चन, कहाँ का डेटा। टेम्पोरल डेटा समय के साथ जो बदलता है, जैसे कि अगर हम बात करें कि दिल्ली का फॉरेस्ट कवर है, तो अगले पिछले 10 साल में दिल्ली के फॉरेस्ट कवर में क्या परिवर्तन आया है, तो टाइम्स जो रिलेट करता है, डेटा रिलेटेड टू टाइम और चेंजेस ओवर टाइम। ठीक है। टैबुलर डेटा जो कि आंसर करता है व्हाट क्वेश्चन, कि क्या बात करें, जैसे फॉरेस्ट कवर, तो दिल्ली के फॉरेस्ट कवर की हम बात करें, जब उसका टैबुलर डेटा, जब जीआईएस में उसका टेबल होता है, वो ऐसे होगा कि एक कॉलम में दिल्ली का फॉरेस्ट कवर लिखा होगा और दूसरे कॉलम में एड्रेस लिखा होगा कि इस पिन कोड में इतने पेड़ थे 2011 में, 2012 में, 2013 में, ऐसे करके पूरा टेबल बना होता है जीआईएस में। तो वो होता है टैबुलर डेटा, जो कि डिस्क्राइब करता है किसी भी लोकेशन के बारे में कोई खास कैरेक्टरिस्टिक, जैसे कि मैंने अभी फॉरेस्ट कवर एक कैरेक्टरिस्टिक की बात की यहाँ पर। ठीक है। अब टाइप ऑफ डेटा, तो ये एक तरह का हो गया। अब टाइप ऑफ डेटा जो कि मैप में दिखता है, उसको भी वो भी दो तरह का होता है, कि पहला डेटा वेक्टर डेटा, पॉइंट होता है, लाइन होता है, पॉलीगॉन होता है। ये मैप में जो डेटा दिख रहा है मैं उसकी बात करी। रास्टर डेटा सैटेलाइट इमेजेस होते हैं, ये एरियल फोटोग्राफ होते हैं, वो भी जीआईएस पे मैप के ऊपर सुपर इम्पोज किए जा सकते हैं। और यही बात समझाने के लिए वेक्टर डेटा क्या होते हैं और रास्टर डेटा क्या होता है, मैं आपको ये मैप दिखाना चाहती हूँ। तो आप प्लीज देखिए। तो ये एक गूगल मैप है। हाँ, मैं जानती हूँ कि ज्यादातर लोगों ने गूगल मैप को यूज किया होगा। तो गूगल मैप इज अ सॉफ्टवेयर। यहाँ पे देखिए, दिस इज अ मैप, राइट, अ बेसिक मैप है। उसके ऊपर लेयर्स कौन कौन से हैं, टेरेन का लेयर है, ट्रैफिक का लेयर है, ट्रांजिट लेयर है, बाइकिंग लेयर है, और भी लेयर्स हैं। जैसे मैं इसको खोलती हूँ, तो ये एक बेसिक मैप है। ये मेरे मोहल्ले का मैप है जहां मैं रहती हूँ। उस मैप के ऊपर ये इतने सारे लेयर्स इंपोज हैं। जैसे मैं ये ट्रांजिट मैप का लेयर खोलती हूँ, ठीक है, ट्रैफिक का लेयर खुल गया। ये बाइकिंग का लेयर है। बाइकिंग मतलब कहाँ कहाँ साइकिल लेन्स है उनकी लेयर है। वाइल्ड फायर, कहाँ कहाँ आगजनी का ज्यादा इश्यू होता है, जैसे ये मैप टाइप है। तो ये जो है ना, दिस इज जस्ट, ये लाइन है, पॉलीगॉन है, पॉइंट है, तो इसको कहते हैं वेक्टर डेटा। वेक्टर मतलब लाइन, पॉइंट या पॉलीगॉन, ठीक है। और ये जो सैटेलाइट इमेज है, ये हो गया रास्टर डेटा, क्योंकि इसमें इमेज वगैरह है। इसमें कहाँ पे देखिए, ये कलर के डिफरेंस से आपको इमेज दिखाएगा, और जब मैं इसको क्लोज करूंगी, क्लोज जाऊंगी, तो ये ऐसा दिखेगा। तो तो ये हर एक मकान का, जो मेरे मोहल्ले में हर एक मकान है, उसकी इमेज है। तो ये है रास्टर डेटा। और अगर मैं ये कर दूं, तो कोई इमेज नहीं है, सिर्फ लाइंस हैं और पॉलीगॉन्स हैं। तो ये हो गया वेक्टर डेटा। ओके, तो अब आप ये समझ गए। एंड नाउ लेट मी रिपीट द सेम थिंग इन इंग्लिश। सो when it comes to pictorial representation on a map, data are of two types: vector data, which is points, lines, and polygons, and raster data, which is satellite images and aerial photographs. So let me show you this Google map. This is a Google map of my neighborhood. So this is raster data. It has pictorial images, and if you go up close, you get a picture of every house in my neighborhood. So this is raster data, image form. But when you go to this is just polygons and lines, etc., and maybe points. So this is vector data. There are no images. Okay, now you understand the difference between raster data and vector data on a map. So this is it. What does GIS do? GIS करता क्या है? Inquire and analyze. It asks a question and analyzes the answers. Measurement, for example, measurement, distance and area. It measures the distance and area. Location, precise address of a place or geographic feature. For example, mountain, river. Conditions, rainfall condition, temperature condition, weather conditions, lots of them. Patterns, land use patterns, weather patterns, population patterns. It could be a number of patterns. Like patterns means changes over time. That also GIS can get this kind of information. Can GIS give you trends, changes happening over time, such as rainfall or population patterns. So that also you can get, like, what happened to population density of Delhi in the past 10 years, what happened to forest cover of New Delhi in the past 10 years. And then when you talk of patterns,
it will be like, where is the maximum tree cover in Delhi? Where is the maximum population in Delhi? So trends and patterns are similar terms, but little bit of difference. Routes or routes, train routes, roadways, footpath and other transportation networks. तो जीआईएस क्या क्या कर सकता है? पहले वो एक सवाल पूछता है, क्वेश्चन आपके मन में है, वो आप जीआईएस से आंसर कर सकते हैं। उस क्वेश्चन को एनालाइज करना, मतलब पूरा पोस्टमार्टम कर देता है। मेजरमेंट, क्या डिस्टेंस है, कहां से कहां तक की कितनी दूरी है, जो गूगल मैप में आप ढूंढते हैं ना कि इस लोकेशन से हमें यहाँ तक जाना है, तो कहां से कहां तक जाना, कितना दूरी है, वो एरिया, किसका कितना एरिया है, लोकेशन, एड्रेस, सबसे कॉमन आंसर जो जीआईएस आंसर करता है। कंडीशन, वहां पे क्या है, रेनफॉल क्या है, टेम्परेचर क्या है, वेदर क्या है। पैटर्न, वहां का लैंड यूज कैसा है, वहां के वेदर पैटर्न कैसे हैं, वहां की पॉपुलेशन डेंसिटी कैसी है, वो पैटर्न वहां का क्या है। ट्रेंड, ट्रेंड होता है चेंजेस ओवर टाइम, समय से क्या बदलाव हो रहा है, जैसे कि फॉरेस्ट कवर में क्या बदलाव हो रहा है, क्या रेनफॉल पैटर्न में कुछ बदलाव हो रहा है, या पॉपुलेशन डेंसिटी में कुछ बदलाव हो रहा है दिल्ली में। तो अगर हम जीआईएस करेंगे तो दिल्ली के बारे में ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी। दिल्ली सिर्फ एक एग्जाम्पल है, आप दिल्ली हो, पटना हो, बैंगलोर हो, न्यूयॉर्क हो, किसी भी शहर के बारे में, किसी भी गांव के बारे में, पहाड़ के बारे में, किसी भी जगह के बारे में आप जीआईएस से पता लगा सकते हैं। रूट्स, रास्ते, कहाँ से कौन सी ट्रेन जाती है, कौन सा रोड है, फुटपाथ कैसा है, साइकिल चलाने के रास्ते हैं या नहीं, ये सब कुछ जीआईएस कर देता है। ठीक है, तो अब ये मैं क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मैंने अभी आपको एक गूगल मैप दिखाया था। तो गूगल मैप में क्या होता है, आपने गूगल मैप ऑन किया और आपको तुरंत मैप दिख जाता है। वो सारे मैप्स जो आपको गूगल मैप में दिखते हैं, वो कहीं ना कहीं जीआईएस में बनाए गए हैं और फिर वो गूगल मैप में ट्रांसफर किए गए हैं। तो गूगल मैप्स जो है वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है जिसमें जीआईएस का सारा डेटा वहां डाला गया है और आप किसी मैप को लाइव देख सकते हैं। और कई बार जो गूगल मैप में आप नक्शा किसी शहर का देखते हैं, वो जरूरी नहीं कि आप अगर जैसे कि 5 दिसंबर को रात को 12 बजे आपने गूगल मैप खोला और आपने पटना का नक्शा देखा, तो वो उस जगह का नक्शा उसी वक्त का नहीं है। हो सकता है वो नक्शा 2 साल पहले तैयार करके पटना का गूगल मैप में डाल दिया गया हो और आप जब भी खोलेंगे आपको वही नक्शा मिलेगा। तो गूगल मैप में जो है वो डेटा ट्रांसफर किया जाता है और वो एकदम लाइव नहीं होता है। मतलब जैसे पटना का मैप आप आज खोल रहे हैं तो वो आज का नक्शा नहीं है, वो हो सकता है 2 साल पहले का नक्शा हो और 2 साल से अब तक में कुछ बदलाव हो गए हो पटना में, तो वो आपको फिर साल 2 साल बाद दिखेगा जब नया नक्शा तैयार करके आपको गूगल मैप में फीड किया जाएगा और आप गूगल मैप खोलेंगे और आपको दिखेगा। तो गूगल मैप एक सॉफ्टवेयर है जहाँ गूगल मैप एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ की सॉफ्टवेयर से नक्शा फीड किया जाता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो जीआईएस में मैप्स तैयार करके गूगल मैप्स में फीड किया जाता है और आप खोलते हैं और आपको वो दिखता है। ठीक है, तो आई होप अब आप समझ गए होंगे। ये 2 नक्शे हैं जो मैंने पहले भी दिखाए, जो मैंने तैयार किए थे। तो अगेन ये वेक्टर डेटा है, पॉलीगॉन है, इसमें पॉइंट है, इसमें जैसे मैनहट्टन का ये कैंसस का ये बेस मैप था, उसके ऊपर मैंने उसके ऊपर स्कूल्स यहाँ पे है, म्यूजियम ऐसे घर वाला मार्क जहाँ पे यह म्यूजियम है, स्विमिंग पूल जैसे ब्लू कलर का है तो यहाँ पॉइंट है ब्लू कलर का तो ये स्विमिंग पूल है, प्ले ग्राउंड है ये पर्पल कलर का है तो जहां जहां पर्पल कलर है वहां पॉइंट है पर्पल कलर का तो ये प्ले ग्राउंड है। और पॉइंट का साइज इस सॉफ्टवेयर में जाके घटाया या बढ़ाया जा सकता है। और फिर ये सेंसस डेटा है, टोटल स्कूल एनरोलमेंट की किस एरिया में कितने बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, ये उसका डेटा है, ये यहाँ पे दिख रहा है, इसकी के हिसाब से मैंने इसको यहाँ सजाया है। और ये सेम मैप है, बस कलर स्कीम डिफरेंट है तो ये डिफरेंट दिख रहा है। So this is what GIS could do. It's a perfect example of a vector data map or a vector map. This was the base map for the city of Manhattan, Kansas. And on that, I superimposed the number of schools and location of schools in various parts of the city. Then museums in various parts of the city. Then swimming pools, which are marked blue. Then playgrounds marked purple. So these are point data. Then total school enrollment, which area has what number of school kids going to school. This is polygonic data. So this is the same map as this one. It's just that the color scheme is different and it looks different. So now you have a very good idea of how GIS looks, how a map in GIS looks. So I think what we discussed for today should be enough information for you, and you will never get confused about GIS and what GIS could do and what everything is. The only thing that is left for you is now to find a library where there is a computer having the GIS software and use the GIS software. It's not a difficult task. Thank you. जय हिंद। तो जितना मैंने GIS के बारे में बताया, आशा है आज के बाद GIS आपको कभी मुश्किल नहीं लगेगा। आप अपने आसपास शहर में किसी लाइब्रेरी में किसी रिसोर्स के पास पर्सन के पास जाइए जहां कंप्यूटर में GIS सॉफ्टवेयर है और उसको इस्तेमाल करना शुरू कीजिए। ज्यादा मुश्किल नहीं है, आप सीख जाएंगे सॉफ्टवेयर तो आपके लिए और भी अच्छा होगा। हालांकि सॉफ्टवेयर सीखना यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए या एनवायरमेंटल साइंस के किसी भी एग्जाम के लिए जरूरी नहीं है, वो सिर्फ आपके पास एक स्किल हो जाएगी आगे नौकरी में काम।